हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ नीलकंठ का अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। विद्यार्थियों, ये आप सभी जानते हैं कि आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, तो इस पाठ को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम पाठ की लेखिका को जान लेते हैं। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी, जिनका चित्र आप पीपीटी में देख सकते हैं। वैसे विद्यार्थियों, पाठ के लेखक से संबंधित आपसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी आपको पाठ का जो लेखक या लेखिका होता है उसका आपको पता होना चाहिए। ये एक आपकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अनेक सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से ये इनका एक रेखा चित्र है। ये जो पाठ है आपका नीलकंठ, ये किस शैली में लिखा गया है? रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। चलो देख लेते हैं हम पाठ को। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। जब वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य थी तो वहाँ पर उन्होंने अनेक पशु पक्षियों को पाल रखा था। इन्होंने अनेक कहानियाँ पशु पक्षियों को लेकर लिखी है, जैसे सोना, गिल्लू, गोरा इत्यादि। सोना में एक हिरनी की कथा है, गिल्लू गिलहरी के बच्चे की लेकर लिखी गई है और गोरा गाय पालन से संबंधित है। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, ये पढ़ेंगे नीलकंठ। और नीलकंठ जो है, आप ये मोर सुंदर सा देख रहे होंगे, इस मोर पर ये कहानी है। इसमें दो हैं, मोर और मोरनी। ठीक है, मोर का नाम महादेवी वर्मा ने लिखा है यहाँ पर नीलकंठ, क्योंकि इसकी गर्दन कैसी है? नीली है। तो इसकी गर्दन की विशेषता के आधार पर इन्होंने इसका नाम रख दिया है नीलकंठ। और यहाँ पर मोरनी का जो नाम दिया है वो इन्होंने दिया है राधा। राधा क्यों दिया गया है विद्यार्थियों? क्योंकि जो राधा है वो हमेशा नीलकंठ के आसपास रहती है, उसके आसपास ही नृत्य करती रहती है। तो विद्यार्थियों, ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में क्या होता है, अपने जो है जीवन की किसी एक विधा का ही नहीं बल्कि अनेक घटनाओं का धीरे धीरे उसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो नीलकंठ पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र हिंदी साहित्य के प्रमुख विधा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी सजीव चित्रण ही क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। चलिए, अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। ये आपको नीलकंठ का चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक दिन एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर पक्षियों की दुकान पर पहुंची। वहां उन्होंने एक मोर मोरनी का जोड़ा देखा। दोनों अभी बहुत छोटे थे। अर्थात यहाँ पर महादेवी वर्मा लेखिका जो हैं, एक दुकान पर जाती हैं जहाँ पर वो एक मोर और मोरनी का क्या देखती हैं? जोड़ा देखती है। दोनों क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। वे अभी दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपये में खरीदे और 5 रुपये इनाम के दिए। जब वे पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आइए, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे दिख रहे थे। वो तीतर के समान छोटे छोटे पक्षी लग रहे थे, मोर लग ही नहीं रहे थे। तो पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे बनेगा कि लेखिका ने मोर को कितने रुपए में खरीदा था? तो उन्होंने दोनों पक्षियों को 30 रुपये में खरीदा था। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया। यह सुन लेखिका चिढ़ गई और पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में ले गई। लेखिका ने उनका धीरे धीरे बढ़ना अपनी आंखों से देखा। मोर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। आंखों में नीली आभा चमकने लगी थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे मोर ज़्यादा सुंदर था मोरनी से, परंतु वह मोर की, यहाँ देखेंगे, परंतु वह मोर की उपयुक्त क्या थी? सहचारिणी। सहचारिणी करते कि जो हमेशा साथ में रहने वाली होती है, हमेशा साथ में टहलती है। मोर का नाम नीली गर्दन के कारण नीलकंठ रखा और मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा? राधा रखा। तो लेखिका ने मोरनी का नाम राधा क्यों रखा? क्योंकि वो मोर के साथ हमेशा परछाई की तरह साथ साथ घूमती थी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? राधा रख दिया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया। सभी पक्षी मोर की देखरेख में काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता हो, मोर उसे चोंच से प्रहार कर क्या करता था? दंड देता था। आप बच्चों ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर लेखिका के पास और भी पक्षी थे और सभी पक्षियों में फिर वो 2 पक्षी और ले आई थी, मोर और मोरनी। और यहाँ पर जो पक्षी है अपना मोर,
वो क्या हो जाता है, सारे पक्षियों का हेड बन जाता है। और जो भी पक्षी मोर की बात नहीं मानता है वो क्या करता है, उनको पनिशमेंट करता है, दंड देता है। कैसे? अपनी चोंच से प्रहार करते, क्योंकि उसकी चोंच कैसी है, थोड़ी सी लंबी और नुकीली है। मोर सब पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता है। एक बार सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाया। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो खरगोश छोटा सा आपको दिख रहा है, इसको किसने पकड़ लिया था? सांप ने पकड़ लिया था। तो नीलकंठ के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो वह भाग कर आया और सांप के फन को पंजे में दबोचा और चोंच से चोट करनी क्या कर दी, आरंभ कर दी। तो अर्थात देख सकते हैं कि मोर ने किस प्रकार से खरगोश के बच्चे को बचाया और किसे किसे मतलब जो सांप था उसको अपनी चोंच में दबोच लिया। खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल गया। नीलकंठ ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राधा ने उसकी कोई सहायता नहीं की, लेकिन अपने केका ध्वनि से पूरे घर में इस सामान्य घटना की सूचना दी। केका ध्वनि अर्थात उसने जो है सारे पक्षियों को जाकर ये बताया कि किस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश की जान बचाई है। बादलों को देख नीलकंठ पंखों को मंडलाकर एक सहज लय ताल में नृत्य करने लगता। राधा उसकी तरह नाच नहीं सकती थी, परंतु उसके चारों ओर घूम घूम कर उसका साथ देती थी। आप देखते होंगे बच्चों, जब भी बादल आते हैं, बारिश का मौसम होता है, हमेशा मोर अपने पंखों का फैला लेता है और उसके पंख देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं। लेखिका को भी उसका नृत्य अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी ऋतु दोनों को अच्छी लगती थी? तो वर्षा ऋतु दोनों को अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों की आहट सुनाई देने लगती थी। उस समय वे खूब शोर करने लगते, ऐसा लगता जैसे वे बूंदों को बुलाने के लिए सीढ़ी बना रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ जाता। ये आप देख सकते हैं मोर ने किस प्रकार से अपने पंखों को फैला रखा और कितने सुंदर लग रहे हैं। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। उसका इलाज करवाया और 1 महीने बाद वह अच्छी हो गई। उसके दोनों पैर क्या हो गए? खराब हो गए, जिसके कारण वह डगमग करके चलती थी। और डगमग करके चलना अर्थात थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी। अब यहाँ पर सभी पक्षियों में एक पक्षी और आ गया, अर्थात तीसरी मोरनी भी यहाँ पर आ गई। उसका नाम क्या रखा था? कुब्जा रखा गया था। कुब्जा जो होती है विद्यार्थियों, यहाँ पर जब कुब्जा श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा। कुब्जा जो है श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और ऐसा माना जाता है कि कुब्जा के प्रेम में जब श्री कृष्ण पड़ गए थे तब वो गोपियों के पास वापस नहीं गए थे। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप था। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ देखा नहीं गया। जब भी नीलकंठ और राधा के साथ होता तो कुब्जा चोंच से राधा पर क्या करने लगती थी? प्रहार करने लगती थी। अर्थात जो ये कुब्जा जो तीसरी मोरनी आई थी, ये राधा से क्या होने लगी? बहुत ज़्यादा जलने लगी थी। लेकिन नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडे के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार कर अंडों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि कुब्जा कितना ज़्यादा राधा से जलती थी कि उसने जो है अंडों को भी उसके तोड़ दिया। नीलकंठ इस सबसे बहुत दुखी हुआ। वह कुब्जा से बचने के लिए कई दिन तक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठा रहा, लेकिन बड़े प्यार से पुचकार कर उतारती थी। यहाँ आप देख सकते हो नीलकंठ कहाँ चला गया? पेड़ की टहनियों पर जाकर छिप गया। लेखिका पक्षियों के इस द्वेष भाव से अनजान थी। एक दिन नीलकंठ मर गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे गंगा तट पर ले गई, जहां उसे प्रवाहित कर दिया। अंत में क्या हो जाता है विद्यार्थियों? नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रही, जैसे वह नीलकंठ का इंतजार कर रही है। लेकिन कुब्जा नीलकंठ के पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती रहती थी। कुब्जा क्या कर रही थी? बार बार नीलकंठ को ढूंढ रही थी। एक दिन वह अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार किया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, लेकिन वह नहीं बची। अर्थात कुब्जा की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी
प्रकृति की विभिन्नता का ज्ञान करा दिया। पक्षी विभिन्नता अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया विद्यार्थियों कि हर पक्षियों में भी क्या होते हैं, जैसे इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी इंसान में प्रेम का बहुत ही भाव होता है, लेकिन कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा जल भी सकता है। ऐसे ही आपकी कक्षा में विद्यार्थियों अलग अलग तरीके के विद्यार्थी होते हैं। कोई विद्यार्थी सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, लेकिन कोई विद्यार्थी किसी से हर समय झगड़ता भी रहता होगा। तो जैसे प्रकृति में पक्षी अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसे भी वे इंसान भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इसलिए हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम जलते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। अगर विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।